बिल्कुल अनअकाउंटेड ऑफ द बुक्स कंट्री लिकर, जो की वर्थ थी 2174 करोड़ रुपए की। हर लीकर केस पे 75 रुपए का कमीशन देना। ये सिर्फ करप्शन नहीं था, ये फ्रॉड को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का एक तरीका था। ये अनुल टुटेजा, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उसके द्वारा ऑर्केस्ट्रेट था, जिसको कि बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड पकड़ा। और ये पैसे सिर्फ अकाउंट्स में नहीं गए। 68 लाख कांग्रेस भवन बनाने के लिए सुकमा में, 1.4 करोड़ अपने बेटे हरीश का घर बनाने के लिए और 2.24 करोड़ अपने खुद के रेसिडेंस के लिए रायपुर में। 3 साल में 319 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। इस ऑपरेशन के लिए मिलिट्री लाइक प्रिसीजन तैयार किया गया था, ताकि कंपनी में डुप्लीकेट होलोग्राम्स बनाए गए, जो कि त्रिपाठी को दिए गए। ये फेक होलोग्राम्स इतने सोफिस्टिकेटेड थे कि उनको प्रिंट करने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की जरूरत थी। ईडी ने बाद में एक पार्शियली बर्न सेटअप रिकवर किया, जिसमें सीरियल नंबर्स प्रिंट करने की मशीनरी थी, जहां 400 ट्रक्स हर महीने इलीगल लिकर डायरेक्टली डिस्टिलरी से गवर्नमेंट शॉप तक ले जाते थे। इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का हार्ट था लक्ष्मी नारायण बंसल यानी पप्पू। सहेली ज्वेलर्स ने 5 करोड़ रुपए बघेल डेवलपर्स को एक फेक लोन के रूप में ट्रांसफर किया। ये चैतन्य का सबसे बड़ा एम्बिशियस लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन था, जहां ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 7.14 करोड़ के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिखाई गई, जबकि असली कॉस्ट 13 से 15 करोड़ रुपए था। और बाकी जो 4.2 करोड़ का डिफरेंस था वो कैश में शिवम कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। फिर 10 मार्च 2025 को ईडी ने चैतन्य बघेल के भिलाई के रेसिडेंस पे रेड किया, जिसमें कि 30 लाख का कैश सीज किया गया। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, और वो भी उसके बर्थडे पे। ईडी ने बर्थडे का गिफ्ट लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, और अब बर्थडे पे बर्थडे गिफ्ट के साथ साथ शायद बर्थडे बम भी मिलेगा। तो आखिर भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने क्यों अरेस्ट किया, और ये छत्तीसगढ़ के अंदर पेड़ गिराने का क्या मामला है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फरवरी 2019 के मॉर्निंग में एक फोन बजता है। फोन के एक तरफ था अनवर देवर, जो कि एक बिजनेसमैन था और कांग्रेस के डीप पॉलिटिकल कनेक्शंस में से एक था, और दूसरी तरफ था एक अपॉर्चुनिटी जो कि आगे चलकर इंडिया के सबसे बड़े स्टेट लेवल करप्शन स्कैंडल्स में से एक बन गई। जब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के लीडरशिप में सत्ता हासिल किया, तो उसके कुछ ही महीनों के बाद स्टेट का लिकर एपरेटस हाईजैक हो गया था। पर ये कहानी चैतन्य बघेल के अरेस्ट होने से शुरू नहीं होती है, ये कहानी शुरू होती है मार्च 2019 की एक मीटिंग से। अनवर देवर का विजन जितना ऑडाशियस था उतना क्रिमिनल भी। रायपुर के मेयर एजाज देवर के भाई होने के नाते और कांग्रेस के सर्कल्स में से अपनी बड़ी इन्फ्लुएंस के साथ अनवर ने गवर्नमेंट के मशीनरीज के वर्किंग को बहुत अच्छे से समझा था, और मार्च 2019 में एक ऐसी ही मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग का वेन्यू बहुत ही डिस्क्रीट था, और जो अटेंडेंस थे वो केयरफुली सिलेक्टेड थे। टेबल के आसपास डिस्टिलरी ओनर्स थे जो क्यूरियस भी थे और एप्रीहेंसिव भी दिख रहे थे। अनवर का प्रपोजल सिंपल और रिवोल्यूशनरी था, हर लीगर केस पे 75 रुपए का कमीशन देना। ये कमीशन दिया जाने वाला था CSMCL यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, और इसके बदले में उनके लैंडिंग रेट्स को रेज करवाना था। ये सिर्फ करप्शन नहीं था, ये फ्रॉड को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का एक तरीका था। अनवर को अपने विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाइज की जरूरत थी। उसका सबसे पहला और सबसे जरूरी रिक्रूट था अरुण पटी त्रिपाठी। ये एक इंडियन टेलीकॉम सर्विस ऑफिसर है, जो कि 7 सालों से छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था। 2019 में ही त्रिपाठी को हैंड पिक किया गया था, ताकि वो CSMCL का मैनेजिंग डायरेक्टर बने। इस पोजीशन से उसको स्टेट का पूरा लिकर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कंट्रोल करने का पावर मिल गया। लेकिन त्रिपाठी सिर्फ एक पॉन नहीं था। ईडी इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक CSMCL का MD होने के बावजूद त्रिपाठी स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग के इथोस के अगेंस्ट गया, और स्टेट रन शॉप्स को अनअकाउंटेड कच्चे शराब को बेचने के लिए यूज किया। और इसका अपॉइंटमेंट सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये अनुल टुटेजा, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उसके द्वारा ऑर्केस्ट्रेट था, जिसको कि बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड पकड़ा। अब देखिए, कोई भी बड़ा से बड़ा करप्शन बिना किसी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के हो ही नहीं सकता। तो कवासी लखमा, जो कि 6 टाइम MLA था कोंटा कंस्टिट्यूएंसी से, 2019 से 2023 तक एक्साइज मिनिस्टर रहा। वो सिर्फ कॉम्प्लिसेट नहीं था, वो सिंडिकेट का एक इंटीग्रल पार्ट था, जिसे हर महीने 2 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलते थे। और ये पैसे सिर्फ अकाउंट्स में नहीं गए, दे वर यूज्ड फॉर रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। 68 लाख कांग्रेस भवन बनाने के लिए सुकमा में, 1.4 करोड़ अपने बेटे हरीश का घर बनाने के लिए और 2.24 करोड़ अपने खुद के रेसिडेंस के लिए रायपुर में। तो पहला रेवेन्यू स्ट्रीम सिंपल और उतना ही बोल्ड था। हर डिस्टिलरी जो कंट्री लिकर गवर्नमेंट आउटलेट्स को सप्लाई कर रही थी, उसे 75 रुपया पर केस कमीशन देना पड़ता था। और ये एक वन टाइम फी नहीं था, ये एक रेकरिंग ट्रिब्यूट था, जिसने 3 साल में 319 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। और ब्लैक मनी, अरुण पति त्रिपाठी का काम था इन ब्राइब्स के कमीशंस को मैक्सिमाइज करना। MD होने के नाते उसके पास सारे प्रोक्योरमेंट डेटा थे, मतलब सिंडिकेट को पता था कि हर डिस्टिलरी पर कितना पैसा ड्यू है। और ये सिस्टम इतना ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज था कि डिस्टिलर्स के ड्यू तब तक क्लियर नहीं होते थे जब तक उनके कमीशंस की पेमेंट नहीं हो जाती थी। लेकिन ये तो बस एक टिप ऑफ आइसबर्ग था।
असली जो पैसा था वो तो पार्ट बी में था, यानी कि कच्चे लिकर सेल में, बिल्कुल अनअकाउंटेड ऑफ द बुक्स कंट्री लिकर जो कि वर्थ थी 2174 करोड़ रुपए की। इस ऑपरेशन के लिए मिलिट्री लाइक प्रिसीजन तैयार किया गया था। इलीगल लिकर को लेजिटिमेट गवर्नमेंट शॉप्स के थ्रू बेचने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है उसका होलोग्राम। ये होलोग्राम आपने भी देखा होगा, ये वो स्पेशल स्टिकर्स होते हैं जो कि ऑथेंटिसिटी के सर्टिफिकेट्स के रूप में काम करते थे। तो इस पूरे सिंडिकेट को इस होलोग्राम को डुप्लीकेट करना था और उन्होंने इसका सोल्यूशन ढूंढा प्रिज्म होलोग्राफी एंड सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक नोएडा बेस्ड कंपनी थी, ओन्ड बाय विधु गुप्ता। गुप्ता की कंपनी में डुप्लीकेट होलोग्राम्स बनाए गए जो कि त्रिपाठी को दिए गए। ये फेक होलोग्राम्स इतने सोफिस्टिकेटेड थे कि उनको प्रिंट करने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की जरूरत थी और यही स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स आगे जाके पकड़े जाते हैं। ईडी ने बाद में एक पार्शियली बर्न सेटअप रिकवर किया जिसमें सीरियल नंबर्स प्रिंट करने की मशीनरी थी। अब इस पूरे स्कैम के लिए इस सिंडिकेट को फेक होलोग्राम्स मिल चुके थे। अब इस पूरे सिंडिकेट को एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए था जो कि स्टेट के वेयर हाउस को बाईपास कर सके। तो उन्होंने एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया जहां 400 ट्रक्स हर महीने इलीगल लिकर डायरेक्टली डिस्टिलरी से गवर्नमेंट शॉप तक ले जाते थे। दिलीप पांडे जो कि छत्तीसगढ़ में प्रिज्म होलोग्राफी का हेड था, उसको तब अरेस्ट किया गया जब ईडी ने फेक होलोग्राम की ट्रांसपोर्टेशन को ट्रेस किया जो कि नोएडा से रायपुर आ रहे थे। अब इसके अलावा जो तीसरा रेवेन्यू का स्ट्रीम था वहां से 211 करोड़ रुपए अर्न किए गए और ब्लैक मनी, और इसको किया जा रहा था रिग्ड फॉरेन लिकर के लाइसेंसेस के थ्रू। सिंडिकेट ने डिसाइड किया कि कौन कौन लोग FL10A लाइसेंस लेगा, एकदम सेम उसी तरीके से जैसे कि दिल्ली के लिकर स्कैम में हुआ था। अब देखिए ये जो पैसे इकट्ठा किए गए इनको ब्लैक से व्हाइट भी तो करना था, तो यहाँ से शुरू होता है ब्लैक को व्हाइट करने का पूरा खेल। इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का हार्ट था लक्ष्मी नारायण बंसल यानी पप्पू, और यही नाम आगे चल के ईडी के इन्वेस्टिगेटर्स को चैतन्या बघेल तक ले जाती है। ईडी के इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक पप्पू ने 1000 करोड़ का कैश हैंडल किया जो लिकर स्कैम से आया था। पप्पू का रोल था ब्लैक मनी को क्लीन करना और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्लान बना के रखना। और फिर आता है चैतन्या बघेल जो कि फॉर्मर सीएम भूपेश बघेल के 38 साल का बेटा है। इसका नाम उनके रियल स्टेट के वेंचर्स पे था, लेकिन ईडी इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग के सेंट्रल रोल में पकड़ा था। सहेली ज्वेलर्स ने 5 करोड़ रुपए बघेल डेवलपर्स को एक फेक लोन के रूप में ट्रांसफर किया। ये लोन कोई ऑर्डिनरी लोन नहीं था, ये लोन 4.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग था बिना किसी इंटरेस्ट के, जो सिग्निफाई करता है कि ये पेमेंट में जो पैसा इस्तेमाल हुआ वो लिकर स्कैम से ही कमाया गया। अब आते हैं विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर। ये चैतन्या का सबसे बड़ा एम्बिशियस लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन था, जहां ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 7.14 करोड़ के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिखाई गई, जबकि असली कॉस्ट 13 से 15 करोड़ रुपए था, और बाकी जो 4.2 करोड़ का डिफरेंस था वो कैश में शिवम कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इरेगुलरिटीज फ्लैग करनी शुरू कर दी थी और ये स्कैम इतना बड़ा हो चुका था इसको छिपाना उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। व्हाट्सएप कन्वर्सेशन जो कि फोन से रिकवर हुई थी, उन्होंने करप्शन के सिस्टमैटिक नेचर को रिवील किया। जो अक्यूज लोग हैं वो डेली कलेक्शन डिटेल शेयर कर रहे थे और इलीगल कैश फ्लो के एक्सेल सीट्स को भी मेंटेन कर रहे थे। और फिर जनवरी 2025 को ईडी ने कवाशी लखमा को अरेस्ट किया जो कि इस स्कैम के लिए सिग्निफिकेंट था, और इस अरेस्ट से स्कैम के बारे में बहुत सारे रिविलेशंस हुए। फिर 10 मार्च 2025 को ईडी ने चैतन्या बघेल के भिलाई के रेसिडेंस पे रेड किया जिसमें कि 30 लाख का कैश सीज किया गया। फिर 18 जुलाई 2025 को चैतन्या बघेल को उसके 38वें बर्थडे के ऊपर ही अरेस्ट कर लिया गया। और ये जो कुछ मैंने आपको बताया ना, ये पूरी स्टोरी नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिकर स्कैम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रहे हैं। और अब हम लोग आते हैं भूपेश बघेल के इस स्टेटमेंट के ऊपर कि क्योंकि वो अडानी की कोल माइनिंग को अपोज कर रहे हैं, इसलिए उन्हें और उनके बेटे को टारगेट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मोदी और शाह सब बर्दाश्त कर सकते हैं, अडानी के खिलाफ कोई करेगा उसको बर्दाश्त नहीं होता। जो डिटेल्स मैं शेयर करने वाला हूं, जो फैक्ट्स मैं शेयर करने वाला हूं, आप देखिएगा कि ये लोग कितने ज्यादा हिपोक्राइट लोग हैं। देखिए 2007 के एंड में सबकी नजर राजस्थान पे थी। अडानी इंटरप्राइजेस ने राजस्थान की पावर यूटिलिटी परसा कैंटेक कॉलोडीज यानी कि PKCL के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाया था। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी के कंट्रोल में थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और उन्होंने इस डिसीजन को अप्रूव कर दिया था। फिर जुलाई 2008 तक पहला माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर यानी कि MDO कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, जो कि 450 मिलियन टन का रिच हसदेव रिजर्व था, जो बाद में दोनों पार्टीज के लिए इनोवेशन के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद फिर जून 2021 में जयराम रमेश जो कि उस समय इंडिया के इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने हसदेव अरैंड को नो गो स्टेटस देने से मना कर दिया, जिसके कारण स्टेज 1 का फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया। इसका मतलब था कि हसदेव जंगल का वो जो पार्ट था वो अब नो गो नहीं रहा था, वहां लोग जा सकते थे, वहां अब इंडस्ट्रीज जा सकती थी और वहां काम कर सकती थी। फिर मार्च 2012 को स्टेज 2 का अप्रूवल भी मिल जाता है, जिसमें 1900 हेक्टेयर्स की जो डेंस फॉरेस्ट का एरिया है उसको माइंस के लिए खोल दिया गया। और ये जो भी ग्रीन सिग्नल फॉरेस्ट एरिया को माइनिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा था, इस चीज के लिए जो कांग्रेस के पॉलिटिशियंस थे, जो कांग्रेस के नेता थे, वो प्रेज कर रहे थे।
कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि राजस्थान के गरीब लोगों को अब हम लोग सस्ती बिजली देंगे। 2018 तक कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का इलेक्शन जीत लिया था और सीएम बने भूपेश बघेल। इसके बाद फिर मार्च 2022 में अशोक गहलोत के साथ मिलकर भूपेश बघेल ने 1136 हेक्टेयर का जो जंगल था उसको और अलाउ कर दिया हसदेव फेज 2 के अंदर। और हर तरफ से हरी झंडी दे देने के बाद, सारे क्लियरेंस दे देने के बाद जब माइनिंग वगैरह सब शुरू हो गया, तब जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो प्ले कार्ड लेकर सामने आते हैं कि भाई अडानी ग्रुप यहाँ पे माइनिंग कर रहा है और ये लोग जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। इन शॉर्ट कांग्रेस हर मोड़ पर अडानी ग्रुप को कोल माइनिंग के लिए ग्रीन लाइट दे रहे थे और इसका क्रेडिट भी ले रहे थे जनता के सामने कि देखो हम जो माइनिंग करवाने वाले हैं फॉरेस्ट एरिया में, उसके कारण चीप कोल मिलेगा, तो चीप बिजली भी हम लोग दे पाएंगे जो राजस्थान के गरीब लोग हैं उनको। फिर जैसे इलेक्शन सर पे आने लगा तो इन्होंने ट्राइबल्स के वोट के लिए ये कहना शुरू किया कि अडानी ग्रुप फॉरेस्ट को बर्बाद कर रहा है। और फिर उसके बाद जब लिकर स्कैम में भूपेश बघेल के बेटे और बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया तो ये कहने लगे कि देखो जी, हम तो अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसलिए मोदी हमें जेल में भिजवा रहा है। अब इससे ज्यादा कोई हिपोक्रेटिक पॉलिटिकल स्टंट क्या आपने कभी देखा है?